वालेकुम। ओके, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू डाउट आर्स। यस जाना, अपना क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। अगर कोई वैसे क्वेश्चन है मैथ्स वाइज का तो टेलीग्राम पे मुझे सेंड कीजिए या व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, और अगर साइंस का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। हम्म हम्म जीरो देखो, वहां पे ये मतलब है निगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि वो कहीं वापस नहीं गया। निगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि वहां पे कुछ नहीं, फोर्स अपोजिट लगा है। बात समझ में आ रही? नेगेटिव वेलोसिटी मींस देयर इज अ चेंज फ्रॉम हाई टू लो। सिंपल सिंपल। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब नेगेटिव वेलोसिटी चेंज होना मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। Negative not direction. Negative is indicating that is from high to low, means the initial velocity was more, final velocity was less. Simple, that's it. Okay, हाँ बिल्कुल, अगर कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। तो आज कैसा रहा कल से कंपैरेटिवली? एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन यू, और आपके दिमाग में जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, आप ही के दोस्त यहाँ पढ़ रहे थे सब। ठीक है, वो देखिए कैसे वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो एवरीवन इज स्टडीइंग इन द सेम मोड। ओके, यस जाइना, आई एम वेटिंग। वालेकुम अस्सलाम। ओके फाइन। देखो, अगर एक पॉलिनोमियल, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब दो चीजें, एक है जीरो पॉलिनोमियल और एक है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब स्टेटमेंट में फर्क नजर आ रहा है? स्टेटमेंट में डिफरेंस नजर आ रहा है? एक है जीरो पॉलिनोमियल, एक है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टेटमेंट में डिफरेंस नजर आ रहा है? यस सर। ओके, तो अब देखो यहां पे अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो जीरो पॉलिनोमियल सिंपली इट इज टॉकिंग अबाउट जीरो नंबर। ये जीरो पॉलिनोमियल हम डायरेक्ट जीरो को बोल रहे हैं। ठीक है, और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसमें आप कोई ऐसी वैल्यू पुट करो, यानी अब x की जगह हम k पुट करें, अब ये हो जाएगा ए के स्क्वायर प्लस बी इंटू के प्लस सी। तो इस वेरिएबल की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट करो, इसको पुट करने के बाद इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो ये k जो कहलाएगा वो इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। यानी यस सर, हेयर, यानी जीरो पॉलिनोमियल मतलब जिसका आंसर जीरो आ गया। नहीं जीरो पॉलिनोमियल नहीं, ये तो हो गया, खत्म हो गया। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। So here k will be called as zero of the polynomial ax. देखो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, here k is the zero of the polynomial ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यों? क्योंकि k जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे रहा है। यस सर, एग्जैक्टली लाइक आंसर इज हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल की बात की थी, जैसे मान लो 5x प्लस 3 है। अब लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका सिर्फ 1 0 होगा, सिर्फ 1 0। ओके। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, तो जब हम कोई जीरो निकालते हैं, या 9th क्लास में स्टडी किया था आपने, जब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकाला जाता है उसको जीरो से इक्वेट करते हैं, क्योंकि फाइनल वैल्यू उस पॉलिनोमियल की जीरो ही बनने वाली है। ठीक है, तो अब यहां पे जब आप कैलकुलेट करोगे x की वैल्यू आएगी -3/5, मतलब ये -3/5 जब आप पुट करोगे x की जगह, तो देखो 5 5 कैंसिल, वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या बन गई? जीरो।
तो हम ये बोलेंगे -3/5 is the zero of the polynomial 5x plus 3. Got it? मतलब सही से समझ में आ गया ना? हाँ हाँ फिर आ गया। यानी लाइक मतलब कोई वैल्यू जिसका मतलब लाइक जैसे 5x है, हाँ अब वहाँ पे x में कौन सा वैल्यू होगा जिसका आंसर 0 आएगा, यानी अगर -5 रखेंगे तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का है। एग्जैक्टली मतलब कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3x, इसको हालांकि क्वाड्रेटिक है, इसको अलग तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन मैंने लिखा यहाँ 3x² प्लस 5x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है। अब मैं एक हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, हो सकता है यहाँ पे x की जगह -2 पुट करने पे पूरी की वैल्यू 0 बन जाए, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ठीक है? तो अब जब अगर मैं -2 पुट करूं और पुट करने के बाद ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए, तो -2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को समझ में आ गया, 0 पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा? नहीं, जीरो पॉलिनोमियल सिंपली 0, जैसे मैं आपको बताऊं, चलो 1 के बारे में जानते हैं, 2 याद आ रहा है कुछ? हाँ इन नंबर्स को पहचानते हैं, 3 को पहचानते हैं, 10 को पहचानते हैं, 999 को पहचानते हैं। हाँ क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम 2 को 2x⁴ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो ये जो पॉलिनोमियल है, तो ये कहलाते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहां पे एक नंबर 0 भी तो है, ये भी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कि नहीं है? हाँ है सर। ठीक है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, इसीलिए इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जीरो पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? जीरो पॉलिनोमियल सिंपली मींस नंबर 0। That's it. And this zero can be, अब बहुत ध्यान से समझना मेरे स्टेटमेंट को, this zero can be the zero of any polynomial। बात समझ में आ रही है? This zero can be the zero of any polynomial। स्टेटमेंट समझ? ओके, but zero of the polynomial may not necessarily be zero, means number 0। इस स्टेटमेंट कोई मतलब कोई डाउट तो नहीं हो रहा? जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल का लेकिन एक सेकंड, जैसे अभी हमने निकाला 0 मतलब 0 किसी भी पॉलिनोमियल का 0 कैसे हो सकता है? एनी पॉलिनोमियल, आई एम नॉट सेइंग ऑल पॉलिनोमियल। ऐसा हो सकता है ना, किसी पॉलिनोमियल में आप 0 की वैल्यू पुट करो और वो 0 बन जाए। हाँ हो सकता है, लेकिन अगर किसी पॉलिनोमियल का आपने 0 निकाला, मान ली उसकी वैल्यू -2 आई, तो क्या ये 0 है? मतलब ये इसकी वैल्यू 0 है? नहीं है। तो वही कहा जा रहा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मे नॉट नेसेसरीली बी 0। अब बात समझ में आई? अच्छा, हाँ हाँ आगे से। अब बताइए और क्या डाउट है? और क्या डाउट है बताइए? सर आपका जो ये स्टेटमेंट था मतलब पॉलिनोमियल्स के लेक्चर में, every polynomial is an algebraic expression, but every algebraic expression needs not to be a polynomial। एग्जैक्टली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही सिंपल मतलब है
भाई यहां पे अगर मैंने लिखा यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 0.5, अब यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है कि जो भी टर्म्स हैं इनके जो पावर होने चाहिए वो सब के सब होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर्स, ठीक है। अगर मैंने यहां पे लिखा 5x स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर -2, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है। Exactly. मतलब एक केस में एक ही होगा कुछ। एग्जैक्टली इसीलिए algebraic expression, it's not necessary that it should be a polynomial, but when it will be a polynomial, for example this is a polynomial, so this is a polynomial and this is always be algebraic expression also, क्योंकि algebraic expression में कुछ भी पावर हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो algebraic expression जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल भी हो, लेकिन सारे पॉलिनोमियल algebraic expression होंगे। हाँ। That's it. हाँ। Yes. Next question. सर अब तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ बताएं। बताती हूँ। सर मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब डाइजेशन कैसे होता है वो नहीं समझ में आ रहा है। क्या मतलब, क्या हुआ? मैं सही से नहीं सुन पाया, क्या चीज? मतलब डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे उसको प्रोसेस होता है वो समझना। नहीं देखो, डाइजेशन कहीं भी होगा वो एंजाइम्स की हेल्प से होगा, चाहे वो बकल कैविटी में हो, चाहे वो आपके स्टमक में हो, ठीक है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो। तो डाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स है। अगर डोडेनम में देखें तो वहां पे काइमोट्रिप्सिन है, वहां पे ट्रिप्सिन है, वहां पे पैंक्रियाटिक लाइपेज है। तो वो क्या करेंगे, वहां पे भी वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, माल्टोज में कन्वर्ट कर रहे होंगे, लेकिन वहां पे एंजाइम यूज होगा पैंक्रियाटिक एमाइलेज। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से सुक्रोज जब पहुंचा, सुक्रोज किसका बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, ठीक है। तो जब ये सुक्रोज पहुंचेगा इलियम में, ठीक है, अब इलियम में सक्कस एंटेरिकस है, इंटेस्टाइनल जूस है। अब इस इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवाए थे, उसमें एक एंजाइम है सुक्रेज। तो जब ये सुक्रोज पहुंचेगा तो ये सुक्रेज उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डाइजेस्ट कर देगा। इसीलिए हमने हर नहीं लिखवाया, क्यों? क्योंकि हर रिएक्शन इट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर, नॉट इवन इन +2 सारे रिएक्शंस नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन हर जगह एंजाइम की मदद से ही होगा और जो कंपोनेंट है वो अपना डाइजेस्ट होगा, दैट्स इट। जैसे अल्फा डेक्स्ट्रिन जब प्रोड्यूस होता है बकल कैविटी में, तो जब वो पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में, वहां पे एंजाइम उसको मिलेगा अल्फा डेक्स्ट्रीनेज, और ये इसको ब्रेकअप कर देगा ग्लूकोज में। सिंपल। तो डाइजेशन हर जगह वही हो रहा है, एंजाइम अपने उस कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर रहा है अपने यूनिट्स में, दैट्स इट। आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ विलाई। फंक्शन ऑफ विलाई। विलाई का फंक्शन है टू इंक्रीज सरफेस एरिया for efficient digestion, sorry, for efficient absorption. That's it. आंसर विलाई में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं? इसमें विलाई का मेन विलाई को आप देखेंगे दैट इज लाइंड बाय सेल्स।
हाँ तो सेल्स का बना हुआ है ओके ये आपके सेल्स का बना हुआ है। कल भी मैंने फिगर एक दिखाया था। हाँ सर दिखाया था वही इसी से हाँ, तो तो रिलेटेड था। अब ये सेल्स का बना हुआ है और इसी में रन कर रही हैं आपकी ब्लड वेसल्स, यहीं पे आ रही हैं ब्लड वेसल्स। हाँ सर ठीक है, और ये बहुत छोटे छोटे, मतलब वहां तो बहुत जूम करके दिखाया था, मतलब दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और वहीं पे आपके है लैक्टियल्स, जिसमें फैट अब्सॉर्ब हो रहा है, और ये कनेक्ट करेंगे। अब यस यहां सर पे न्यूमरस विलाइज है, इससे कनेक्ट होके आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, इंटरनल स्पेस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल स्पेस है। अब वहां से कनेक्ट होके ये अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचेगा, लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंचेगा, जो हमारा थर्ड सिस्टम है जो हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। सर ठीक है, और बताइए। बस So what is meant by peristalsis movement? हाँ, क्या कह रही है? What is meant by peristalsis movement? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक इनवॉलेंट्री हाँ मूवमेंट है जिसको नाम दिया गया। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कई सारे होते हैं। आपकी जो आईलिड क्लोज हो वॉलंटरी तो रही हम है लोग को बार कंट्रोल बार, नहीं। हमारी जो आईलिड क्लोज हो रही है वो भी एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते उसको। हमारे जो लंग एक्सपैंड और हाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। ठीक है, हमारा हार्ट जो है वो जो बीट कर रहा है वो भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट है हमारे। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक टाइप का इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। ठीक है, और ये कैसा मूवमेंट है? वेव लाइक मूवमेंट। ओके अब जैसे ईसोफेगस में है, ठीक है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में है, तो अब क्या होगा? ये वेव लाइक मूवमेंट है, वेव की तरह जाएगा। ठीक है, इनिशिएट होगा और ये वेव की तरह जो है आगे ट्रेवल करता जाएगा और फूड को आगे खिसकाता चला जाएगा। यस सिंपल। तो उसी मूवमेंट को यानी हम जैसे आप लिखवाए ईसोफेगस में ना डाइजेशन होगा ना अब्जॉर्प्शन होगा, बस नहीं, मतलब फूड अंदर लेते और ईसोफेगस एग्जैक्टली अंदर चला बस जाता ये है। ट्रांसपोर्ट करेगा बकल कैविटी से स्टमक तक। ओके दैट्स इट। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड पहुंचेगा तो इसको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि वहां पे डाइजेशन भी होना है, साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होना है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको आगे बढ़ते रहना है ना। यस सिंपल। तो यहां पे भी पेरिस्टालसिस से ही वो आगे बढ़ेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टालसिस होगी जिससे वो आगे बढ़ेगा। दैट्स इट। सर एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ, बताएं। लाइक मतलब जैसे आज के टॉपिक में आप पढ़ाए थे कि एल्वियोलाई में वो मतलब एयर अंदर ले लेता है एल्वियोलाई, हम्म। तो फिर मतलब लाइक वो एयर जो अंदर ले लेता है तो फिर क्या होता है, वो बाहर कैसे निकलता है इसीलिए वो मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट में। लंग्स चलो, में आपने जो है? पूछा तो मैं बता दे रहा हूं। अभी हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हाँ हाँ पूरा पैसेज होता है, जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं तो एक होता है रेस्पिरेटरी पैसेज, रास्ता, हाँ एक होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये दोनों मिलके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तैयार करते हैं। तो एल्वियोलाई उस रास्ते का एंड है, यस लास्ट, सर एकदम लास्ट में पहुंचेगा। जैसे लास्ट आपने ग्रेप्स देखा है ना, अब ग्रेप्स में क्या होता है, कई सारे मतलब छोटे छोटे जो ब्रांचेस होते हैं, फिर उसके बाद ग्रेप लगा होता है। तो उसी तरह यहां पे क्या यस होता है, सर एकदम लास्ट में जो है ये सैक लाइक, छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्वियस। तो जब एयर आती है, नोज में गई, नेजल चैम्बर में गई, ट्रैकिया में गई, फिर उसके बाद जब यहां पे आती है तो ब्रोंकाई में आती है, फिर ये एयर पहुंचती है और लास्ट यहां पे आती है। वही मैंने आपको बताया था कि जब हम इनहेल करते हैं तो फाइनली लंग्स में वो कहां पहुंचती है? वो यहां पहुंचती है, एल्वियोलाई में। अब यहां पे यस एयर सर है, समझिए ठीक है। अब एयर में मेन जो है आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और दूसरे ट्रेसेस गैसेस भी है। फिर यहां से वो एक्सचेंज होगी, यहां से कहां पहुंचेगी? ब्लड में पहुंचेगी। लेकिन क्या पहुंचेगा? सिर्फ यहां से सिर्फ O2 O2 पहुंचेगा। अब O2 पहुंचेगा ब्लड में, ऑक्सीजन, हाँ फिर और वहां से वो CO2 रिलीज हो जाएगा फिर। क्या कह रही है? आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं। ऑक्सीजन मतलब पहुंचेगा और CO2 रिलीज हो जाएगा। एग्जैक्टली तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ पहुंचेगा तो देखो, होता हो रहा है सब साइमल्टेनियस ना, लेकिन हम जब समझते हैं
तो एक रास्ते से समझते हैं। जिस वक्त ये ऑक्सीजन इधर जाएगा उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां पे आएगा, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा मैं दोनों एक साथ नहीं बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? जब मैं सब बता लूंगा तब मैं दोनों का प्रोफाइल एग्जैक्टली। तो अब ये ब्लड से पहुंचेगा कहां पे? सेल में। ठीक है, ऑक्सीजन यहां रिक्वायर्ड है ना। यस सर। अब यहां पे जब पहुंचेगा तो वही, जब आज मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस होगी, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप पे अब मैं आगे बताऊंगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे अंदर होता है मेनली, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो रेस्पिरेशन होगा, अब उससे हमें एनर्जी मिल गई। अब जब रेस्पिरेशन होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। तो अब ये वापस निकलना है ना, अब ये ब्लड से वापस कहां पहुंचेगा? एल्वेलाई, ब्लड से वापस वो एल्वेलाई। एग्जैक्टली। और फिर यहां से हम उसको एक्सेल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे लंग से, जो सांस बाहर छोड़ देंगे। हाँ सर। सिंपल। यस सर। सर बस हो गया। दैट्स ऑल। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।